गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। इसलिए लोग क्या सोचते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 21 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 18 मई। 18 मई को हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और हर वर्ष इसे हम लोग 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं। जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण में संग्रहालयों की अमूल्य भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 का थीम इस वर्ष क्या है? तो शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024 की थीम क्या है? तो म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। यह विषय सांस्कृतिक संस्थानों के रूप में संग्रहालयों को आवश्यक भूमिका को रेखांकित भी करता है, जो व्यापक शैक्षिक अनुभव प्रदान करते हैं और अनुसंधान पहल का समर्थन भी करते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस साल 1977 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा इसे आयोजित किया गया था। 1992 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने एक वार्षिक विषय को अपनाने की परंपरा शुरू की और साल 1997 में एक अंतर्राष्ट्रीय पोस्टर पेश किया गया, जिसे 28 देशों ने अपनाया। तो यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को आपको याद रखना होगा कि पहला इंटरनेशनल म्यूजियम डे साल 1977 में मनाया गया था और 1992 में इसे पूर्ण तरीके से एक एडॉप्शन के रूप में मान्यता दी गई, ताकि सारे देश इसको सेलिब्रेट करें। और उस समय टोटल 28 कंट्रीज इसको एडॉप्ट किए थे। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर वर्ष 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई? तो म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में हाल ही में आयोजन किए गए कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को आयोजन गुवाहाटी में किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से 18-19 मई 2024 को गुवाहाटी असम में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत को प्रगतिशील पथ नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसी के साथ इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करने और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानूनों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए हाल ही बदलाव के बारे में जागरूकता पैदा करना था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का साझेदारी गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ हुआ, जिसमें 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया गया, जिसका पूरी तरीके से टाइटल क्या था? इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स को अपनाया गया और इसी के दौरान यहाँ पे पहली बार आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत को प्रगतिशील पथ नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो असम के गुवाहाटी में। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो राइट आंसर जो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया एचडीएफसी बैंक को। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने महिला माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक को $500 मिलियन का लोन प्रदान किया गया। यह जानकारी एचडीएफसी बैंक द्वारा 17 मई 2024 को प्रदान की गई थी। साथ ही साथ आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना साल 1956 में की गई थी। तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को याद रखना होगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यह सरकार को नहीं बल्कि निजी क्षेत्र को ऋण भी प्रदान करता है। यह निजी कंपनियां के शेयरों और ऋण उपकरणों में निवेश करता है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे की पॉइंट्स याद रखना होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 में की गई थी, जबकि यह सरकार को नहीं बल्कि निजी क्षेत्र को ऋण प्रोवाइड करते हैं। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि ये गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रदान किया जाता है और यह निजी कंपनियों के शेयरों और ऋण उपकरणों में निवेश करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लाई चिंग ते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर होगा ताइवान। ताइवान कंट्री के नए प्रेसिडेंट के रूप में लाई चिंग ते को नियुक्त किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग ते, जिन्हें विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है, 20 मई 2024 को पद की शपथ ली है, जिन्होंने जनवरी 2024 में राष्ट्रपति चुनाव जीता। 64 वर्षीय लाई ने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि ताइवान के नए प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में लाई चिंग ते ने शपथ ली है। लाई ने उन देशों के गणमान्य व्यक्तियों के एक समूह का स्वागत भी किया जो औपचारिक रूप से ताइवान के औपचारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देते हैं। अब केवल 12 देश ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बनाए रखते हैं, जिनमें ज्यादातर गरीब और विकासशील देश शामिल है। बीजिंग द्वारा अलगाववादी के रूप में नापसंद किए जाने वाले लाई से अपेक्षा की जाती है कि वे यथास्थिति बनाए रखते हुए चीन के साथ द्वीप के संबंधों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने उद्घाटन भाषण में प्रतिज्ञा करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना होगा। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर। चिंग राजवंश के दौरान ताइवान चीन के नियंत्रण में आ गया था, लेकिन 1895 में चीन जापानी युद्ध में चीन की हार के बाद यह जापान के नियंत्रण में आ गया और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद चीन ने 1945 में ताइवान पर पुनः कब्जा कर लिया। ताइवान मुद्दे की जड़ें नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच गृह युद्ध 1927-1950 में देखी जा सकती है और 1949 में गृह युद्ध के बाद ताइवान और चीन में अलग अलग सरकारें बनी। तो ये था हमारा इतिहास ताइवान का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा वाला स्विमिंग पूल कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा भूटान में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। वर्ल्ड एक्वेटिक्स और भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन के बीच सहयोग की बदौलत भूटान साम्राज्य ने थिम्पू में अपना पहला प्रतियोगिता स्विमिंग पूल खोला। यह पूल 8 लेन चौड़ा और 25 मीटर लंबा प्रतीत होता है। भूटान में पहला प्रतियोगिता पूल होने के अलावा यह सुविधा दुनिया की सबसे ऊंची स्विमिंग पूल भी है, जो 8200 फीट या 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूल को 2019 में शुरू किए गए पूल फॉर ऑल कार्यक्रम विकास पहल के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था और यह मध्य एशिया राष्ट्र में संभावित ऊंचाई प्रशिक्षण उद्योग के लिए अवसर भी लाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर ब्राजील को। ब्राजील को होस्ट किया गया फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। फीफा अध्यक्ष जियानी इनफैंटिनो ने थाईलैंड के बैंकॉक में क्वीन सिरिकेट नेशनल कन्वेंशन सेंटर में 74वें फीफा कांग्रेस 2024 के दौरान ब्राजील को 2027 फीफा महिला विश्व कप के मेजबान देश के रूप में घोषित किया गया। ब्राजील इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है, जबकि पहली बार फीफा कांग्रेस में खुले मतदान के माध्यम से निर्णय लिया गया कि ब्राजील को 119 वोट मिले, जबकि बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी को संयुक्त दावेदारी को 78 वोट ही मिले। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा और इसी के साथ फीफा महिला विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का 10वां पुनरावृत्ति होगा, जो 1991 में चीन पीआर में शुरू होने के बाद से मजबूत हो गया। उद्घाटन टूर्नामेंट के बाद से स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ओएटेरोआ, न्यूजीलैंड सभी ने कम से कम एक संस्करण की मेजबानी भी की है। पिछले साल फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था और 20 अगस्त 2023 को फाइनल मैच में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीती। तो ये सारे फैक्टर्स फीफा के बारे में थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौरा की वार्ता किसके साथ की है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर।
एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 15 से 17 मई 2024 को महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विकसित करने पर संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ पहले दौरे की बातचीत की और इसी के दौरान भारत की अंतर मंत्रालय टीम में जहाज रानी बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने भारत को मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों से जोड़ने वाला परिकल्पित आर्थिक गलियारे के साथ माल की आवाजाही की सुविधा पर खलीफा बंदरगाह, खुजराह बंदरगाह और जेबल अली बंदरगाह के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की गई। तो यहाँ तक ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा इन स्पेस को। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रबंधन और प्राधिकरण केंद्र को सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम करने के लिए जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार 14 मई 2024 को नीदरलैंड के रॉटरडम में 2024 में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम में एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया और यह पुरस्कार भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में अपने अभूतपूर्व कार्य के माध्यम से वैश्विक भू स्थानिक उद्योग में इन स्पेस के योगदान को मान्यता भी देता है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? द पीचर प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? पीचर प्लांट की विशेषता निम्नलिखित में से किस पौधे से होती है? ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन बी इंसेक्टिवोरस, ऑप्शन सी एलर्जन या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।